नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि राजस्थान के विभिन्न एग्ज़ाम आरएएस, जूनियर अकाउंटेंट व सेंटर के अदर एग्ज़ाम, रेलवे आदि के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तथा रासायनिक अभिक्रिया, इस चैप्टर का हम ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे, इसके बाद रासायनिक परिवर्तन, इसके बाद हम रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, फिर उत्प्रेरक क्या होता है, फिर ऑक्सीकरण एवं अपचयन पढ़ेंगे। ये हमारी सीक्वेंसेस होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भौतिक व रासायनिक परिवर्तन वाले चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यानी फिजिकल चेंज किसे कहते हैं। यदि पदार्थ के केवल भौतिक गुण में, यानी पदार्थ के केवल फिजिकल चेंज ही हो, यानी उसकी शारीरिक बनावट में ही चेंज हो, जैसे आकार हो गया, साइज हो गया, रंग यानी कलर हो गया, और उसकी अवस्था में परिवर्तन हो, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुण, यानी उसके जो रासायनिक गुण है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। यहाँ उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि भौतिक परिवर्तन में अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, उसे उत्क्रमणीय कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि कागज़ के टुकड़े करना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। शक्कर का पानी में घुलना, भौतिक परिवर्तन। लोहे का चुंबक में बदलना, भौतिक परिवर्तन। संघनन, आसवन तथा ऊर्ध्वपातन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों। यानी संघनन, आसवन और ऊर्ध्वपातन में कौन सा परिवर्तन होता है, तो भौतिक परिवर्तन होता है। सोने का पिघलना, लोहे का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। एल्यूमिनियम की चादर को पीटकर पतला पत्थर बना देते हैं, ये भी भौतिक परिवर्तन है। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज किसे कहते हैं। केमिकल यानी रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, और जो रासायनिक परिवर्तन है वो स्थायी होता है और अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि एक बार जो पदार्थ परिवर्तन होने के बाद बन जाता है उसे वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते हम। रासायनिक पदार्थ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ का कुल द्रव्यमान समान रहता है। यानी कोई चीज़ का पहले जितना मान लीजिए x द्रव्यमान था, तो रासायनिक परिवर्तन होने के बाद ही x ही द्रव्यमान रहेगा, यानी कुल जो द्रव्यमान होता है वो समान होता है। यानी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान में चेंज नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं कि लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किण्वन द्वारा शराब बनाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सब्जी तथा फल का पकना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। श्वसन की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मैग्नीशियम जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो जलने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कॉपर सल्फेट लोहे के साथ क्रिया करके बना, कॉपर सल्फेट जब लोहे के साथ क्रिया करता है तो वो फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट तथा कॉपर का निर्माण करते हैं। और जो एक विलयन है ये नीले रंग का होता है और बाद में हरे रंग में बदल जाता है। यानी ये जितने भी उदाहरण हैं ये एनसीईआरटी की किताबों से लिए गए हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है। यानी जब कॉपर सल्फेट का फेरस के साथ अभिक्रिया होती है तो पहले जब कॉपर जो सल्फेट होता है वो नीले रंग का होता है, लेकिन लोहे के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो ये हरे रंग का हो जाता है। और जो कॉपर कम क्रियाशील है और फेरस अधिक क्रियाशील है तो ये फेरस सल्फेट हो जाता है और कॉपर इनसे अलग हो जाता है। इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने के साथ जब क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करता है। यानी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जब बुझा हुआ चूना जब CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, तो वो दूधिया रंग हो जाता है, उसका दूधिया रंग हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। ऊपर हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण।
जो पदार्थ होते हैं उन्हें रासायनिक सूत्रों के माध्यम से किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कोई पदार्थ के जब रासायनिक सूत्रों को किसी रासायनिक अभिक्रिया में दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में चरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण में जो एरो के बाईं ओर होता है उसे बोलते हैं अभिकारक, जो दाईं ओर होता है उसे उत्पाद। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये तो अभिकारक है और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये उत्पाद है। अब हम पढ़ेंगे कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे हम कि संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी दो या दो से अभिकारक मिलकर एकल अभिकारक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में ऊष्मा निकलती है। जब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये दीवारों की सफ़ेदी करने के काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब CO2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। यानी जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ अभिक्रिया कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होगी, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी होता है। ये जितने भी एग्जाम्पल है ये NCERT की बुक से है, तो आप इन्हें एज इट पढ़ सकते हैं या रट सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्राकृतिक गैस का दहन होता है। जैसे मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो CO2 और जल और ऊर्जा का निर्माण करती है। यानी जो प्राकृतिक गैस का दोहन होता है, प्राकृतिक गैस का दहन है, वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी ऊष्मा निकलती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड क्या है कि श्वसन है। वो श्वसन जब हम सांस लेते हैं यानी श्वसन की क्रिया है, उससे भी ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 है जल तथा ऊर्जा में टूटता है, ये श्वसन की प्रक्रिया है। यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है और यह CO2 बाहर निकालता है और जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। वनस्पति द्रव यानी शाक व सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्राकृतिक गैस का दहन होता है, कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा निकलेगी। श्वसन में भी ऊष्मा निकलती है और शाक सब्जियों का विघटित होकर जब कंपोस्ट बनती है तो भी ऊष्मा निकलती है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में बदल जाते हैं, यानी जब एकल उत्पाद छोटे छोटे उत्पादों में बदल जाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट है वो ऊष्मा की अवस्था में फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। यानी जो फेरस सल्फेट है ये ऊष्मा की उपस्थिति में फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट है वो ऊष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड व CO2 में बदल जाता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। जो PbNO3 इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट तापमान के अंडर में अभिक्रिया करके लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। और जो सिल्वर क्लोराइड है वो सूर्य की ऊष्मा में सिल्वर तथा क्लोरीन का निर्माण करता है। सिल्वर ब्रोमाइड है वो भी सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की ऊष्मा में सिल्वर और ब्रोमीन का निर्माण करता है। और जो ये सिल्वर ब्रोमाइड है ये फोटोग्राफी में यूज लिया जाता है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा लगती है, यानी ऊर्जा अवशोषित होती है। इस कारण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी जो वियोजन अभिक्रिया है इसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा लगानी पड़ती है, यानी ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में क्या होता है, जैसे विस्थापन में एक अधिक क्रियाशील धातु है वो
एक अधिक क्रियाशील धातु होती है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को अपने लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, यानी जो ज़्यादा क्रियाशील होगी उसके पास वो लवण चला जाता है। जैसे फेरस जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो जो फेरस है यानी जो वो ज़्यादा क्रियाशील है, इस कारण फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर कम क्रियाशील होने के कारण विस्थापित हो जाता है। जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करती है तो जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक सल्फेट के साथ मिल जाता है और कॉपर कम क्रियाशील होने के कारण अलग हो जाता है। लेड है वो कॉपर क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो लेड क्लोराइड का निर्माण होता है और कॉपर कम क्रियाशील होने के कारण अलग हो जाता है। जिंक और लेड है, यानी जो जिंक और लेड है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, ये याद रखना आप। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, क्योंकि जो बेरियम है इसमें +2 पॉजिटिव परमाणु होते हैं और सोडियम ऑक्साइड में -2 नेगेटिव परमाणु होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्या है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन यानी रिडक्शन यानी ऑक्सीजन का हटना। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण कहलाती है, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है तो उसे अपचयन कहते हैं। कहने का मतलब जब किसी पदार्थ में विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, विद्युत धनी तत्व जुड़ता है तो उसे अपचयन कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कॉपर ऑक्साइड मिलाता है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो कॉपर और जल का निर्माण करता है। यदि ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर तथा जल का निर्माण होता है। यहाँ क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और पहले यहाँ कॉपर ऑक्साइड थी और यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गई, यानी यहाँ क्या बोलेंगे कि कॉपर का अपचयन हो रहा है। तो नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं वो भी देखेंगे। जैसे कि जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो जिंक व कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी जिंक ऑक्साइड है वो जिंक, यानी यहाँ ऑक्सीजन हट गई है यानी ऑक्सीजन जिंक का क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है तो यहाँ कार्बन का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। नेक्स्ट समीकरण है कि अमनो3+ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये मैग्नीज क्लोरीन और जल तथा क्लोरीन का निर्माण करता है, यानी जो मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन थी वो हट जाती है, यानी मैग्नीज अमन का क्या हो जाता है, यहाँ पर अपचयन हो जाता है। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है और हाइड्रोजन का क्या, ऑक्सीकरण हो जाता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे संक्षारण क्या होता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता यानी नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है और इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। विकृत गंधिता क्या है, वसा तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखते हैं तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है तो उनका गंध व स्वाद बदल जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। उत्प्रेरक पढ़ेंगे। उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल वेग या दर को परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्प्रेरक क्या है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया की दर को घटाते हैं या अभिक्रिया की दर को बदलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी ये केवल अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट हम कुछ पढ़ेंगे उत्प्रेरक, जैसे अमोनिया बनाने की जो हेबर विधि है उसमें उत्प्रेरक का काम लोहे का चूर्ण करता है और विष का काम है वो कोबाल्ट करता है। H2SO4 बनाने की जो संपर्क विधि है उसमें जो उत्प्रेरक का काम है वो प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड करता है और विष का काम है वो आर्सेनिक ऑक्साइड करता है। जब H2SO4 को सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो H2H2O7 यानी ओलियम में बदल जाता है। जब H2H2O7 यानी ओलियम को जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो H2SO4 का निर्माण होता है। क्लोरीन बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक का काम क्यूप्रक क्लोराइड करता है। H2SO4 बनाने की सीसा कक्ष विधि में
उत्प्रेरक का काम नाइट्रोजन ऑक्साइड करता है। वनस्पति तेल से जब हम कृत्रिम घी बनाते हैं तो उसमें उत्प्रेरक का काम निकल करता है। अल्कोहल से ईथर जब हम अल्कोहल से ईथर बनाते हैं तो उसमें गर्म एल्यूमिना है वो उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक के कौन कौन से गुण है? उत्प्रेरक है वो केवल वेग को परिवर्तन या प्रभावित करता है। ये क्रिया विशिष्ट होते हैं, यानी उत्प्रेरक क्रिया विशेष होते हैं। जैव उत्प्रेरक, जो जीवों में जो उत्प्रेरक पाए जाते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। स्टार्च है वो टाइलिन या एमाइलेज उत्प्रेरक की उपस्थिति में माल्टोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज है वो जाइमेज की उपस्थिति में अल्कोहल का निर्माण करता है। प्रोटीन है वो ट्रिप्सिन से प्रोटीन का निर्माण होता है। एमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट का और लाइपेज से वसा का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे कि उत्प्रेरक के प्रकार। समागी उत्प्रेरक, जिसमें क्रियाकारक क्रियाफल उत्पाद की अवस्था एक ही हो, यानी तीनों की अवस्था एक ही हो, उसे बोलते हैं समागी उत्प्रेरक। विसमागी उत्प्रेरक, जिसमें क्रियाकारक क्रियाफल उत्पाद की अवस्था अलग अलग हो। उत्प्रेरक वर्धक, जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाए या पदार्थ की, उसे उत्प्रेरक वर्धक बोलते हैं। जो उत्प्रेरक विष किसे बोलते हैं? जो अभिक्रिया में पदार्थ की क्रियाशीलता को कम करे उसे उत्प्रेरक विष बोलते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया की वेग को कम करे उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक, जो वेग को ज़्यादा करे अभिक्रिया में उसे धनात्मक सह उत्प्रेरक। जब रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया में उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करे तो उसे सह उत्प्रेरक कहते हैं।